असर के बाद सब आशिर के घर में थे। समान साहब और ग्रैंडपा भी आ चुके थे। बस अलियाब और महावीर का इंतज़ार था। कमर शाह सलमान साहब और ग्रैंडपा के साथ मसरूफ़ थे। फरिया शाह और रिफ़त बेगम भी किचन के काम देख रही थी। हमामा अपने रूम में तैयार हो रही थी। आशिक कुछ देर पहले ही घर आया था और अभी तक रूम में था। बाबा कुछ देर बाद अलियाब की चीखती हुई आवाज़ पे सब मुतवज्जो हुए, जो भाग के ज़बान साहब के गले लग गए। इतने दिन बाद एक दूसरे को देखकर दोनों का दिल भर आया। ज़मान साहब तो बस अपनी लाडली को खुश देखकर ही जी उठे थे। यकीनन इनका फैसला गलत नहीं था। कैसा है मेरा अब? इसका माथा चूमते प्यार से पूछा। सब लोग मुस्कुराकर बाप बेटी का प्यार देख रहे थे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? और ये क्या हुआ है? इनका हाथ पकड़ती फिक्रमंदी से बोली, जहाँ शायद ड्रिप का निशान था। कुछ नहीं मेरा बच्चा, बस बूढ़ा हो गया हूँ। तमान साहब ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। इनकी दिन ब दिन गिरती हालत के बारे में सिर्फ वो और महावीर जानते थे। डॉक्टर्स के मुताबिक अब शायद ही वो कुछ महीने मज़ीद गुजार सकते। पक्का ना? आलिया ने उनको देखा जो अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। जी मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी तसल्ली करवाकर महावीर की तरफ गए। आलिया फरिया और रिफ़ा बेगम से मिलती हमामा के पास जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया महावीर, मेरी बच्ची को इतना खुश रखने के लिए। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। महावीर से मिलते बड़ी आज़ी से बोले, नहीं अंकल, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आलिया मेरी बीवी है, इसका ख़्याल रखना, इसको खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। और महावीर ख़ान कभी अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटता। महावीर ने इनके हाथ थामे। और वैसे भी जो एहसान आपने मुझ पे मेरी मदद करके किया था, मैं इसका बदला कभी नहीं चुका सकता। इनके बोलने से पहले वो खुद ही बोला, अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। बड़ी खुशी और दिल से दोनों को दुआ दी। कुछ देर इनसे बात करने के बाद आशिक के रूम की तरफ गया, जो अभी तक बाहर नहीं आया था। महावीर रूम में दाखिल हुआ तो धुआं धुआं नजर आया। हाथ से धुआं साइड पे करते आगे आया तो आशिक मुँह पे सिगरेट दबाए बैठा था। वो काफ़ी देर से स्मोकिंग कर रहा था, इसलिए रूम में धुआं भरा हुआ था। वाइट शलवार सूट पे ब्लैक मर्दाना शॉल लिया, सुर्ख आंखों और हल्की भरी हुई शेव से वो कोई वडेरा ही लग रहा था। भाभी ने ताज्जुब से इसकी सुर्ख आंखों और बिखरे हुलिये को देखा। ये क्या हालत बनाई हुई है? आगे बढ़कर इसके मुंह से सिगरेट निकाली तो वो चौंक कर होश में आया। फिर भाभी को देखकर सर झटका। अगर मुतमईन ही नहीं हो तो क्यों कर रहे हो ये सब? अपने साथ किसी मासूम की भी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो। सख्त तेवरों से वो पूरा जो सर झुका के कालीन पे पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई जवाब न पाकर माफी से मजीद साख से पा हुआ। कितने दिन से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी खोपड़ी में कुछ आ ही नहीं रहा था। न खुद कुछ बताता, न इसको मानता, न इसकी मानता। कर तो रहा हूँ तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी, और क्या करूँ? आशिर एकदम से फट पड़ा। ज़ोर से बोलने से दिमाग की नसें फटने की करीब थी। एकदम से पिछले हिस्से में दर्द सा उठा, लेकिन अब तो आदत हो गई थी। भाभी ने अचंभे से इसको देखा। वो बहुत कूल माइंड इंसान था, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करता था। फिर क्या बात इसको परेशान कर रही थी? पहले तो भाभी ने ज़्यादा तवज्जो न दी, लेकिन अब जानने की अशद ज़रूरत थी कि वो क्या छुपा रहा है। बाबा की मान ली, चाचू की मान रहा हूँ, कर रहा हूँ शादी, और क्या करूँ? जब मैं खुश ही नहीं हूँ तो किस खुशी का दिखावा करूँ? जितना कर रहा हूँ काफ़ी है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना मुझसे। मना किया था ना कि नहीं करनी, लेकिन नहीं, सबको अपनी ख्वाहिशों की पड़ी है, कर लो पूरी अब सब अपनी। मैंने नहीं कहा था इस मासूम को मेरे साथ बांधने को। ज़ोर से चेयर को हाथ मारता चला गया। ये देर के बगैर की चेयर इसका हाथ ज़ख्मी कर चुकी है। ये ज़ख्म रूह पे लगे ज़ख्मों के मुकाबले कुछ न था। क्या सोचा था इसने और क्या हो रहा था? पीछे माँ भी गहरा सांस भरकर रह गया। अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे वो मामा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। जो भी मसला अब इसको खुद ही सुलझाना था। आशिर इसको बिल्कुल छोटे भाई की तरह अजीज़ था। इसकी परेशानी की जो भी वजह हो, माँ फिर इसको जड़ से उखाड़ देगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। आईने से इसका अक्स देखती आलिया बोली तो हमामा ने नजर उठा के इसको देखा। एकदम से दिल भर आया, लेकिन फिर आंसू गले में उतारती बोली, मेरी छोड़ो, आज तो तुम महावीर भाई पे बिजलियाँ गिरा रही हो। हाँ, अब ऐसी भी बात नहीं है। अलिया हंस पड़ी। हमामा भी फीका सा हंसी। तुमने भी तो आशिफ भाई को घायल करने का सारा सामान किया इंतज़ाम किया हुआ है। अलिया अपने छेड़ा तो वो नज़रें झुका गई। अब क्या बताती कि आशिफ तो नज़र उठा के देखता भी नहीं है। तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई?
इसके खाली हाथ देखा लिया बोली तो इसने भी अपने हाथों को देखा। पता नहीं क्या लिखा था इन हाथों की लकीरों में। यह मेहंदी नहीं मिलती। कमज़ोर सा जवाब पेश किया तो लिया आपने सर हिला दिया। वो इतनी बड़ी और समझदार नहीं थी कि किसी का चेहरा देखकर इसके अंदर के हालात जान लेती। मामा के चेहरे से भी वो जान नहीं सकी कि वो उदास है ये या परेशान है। मामा जितनी भी लापरवाह और शरारती सही लेकिन एक केयर करने वाली समझदार लड़की थी। अपने दोस्त की हर बात जान लेती थी लेकिन अलिया को ये सब समझ नहीं आता था और यही बात जानकर मामा को सुकून में थी कि अलिया को कुछ नहीं पता और ना ही इसका बताने का कोई इरादा था। अच्छा तुम इतनी दाँत की होड़ से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर बोली, शादी पे हर लड़की उदास होती है, तुम भी तो कितनी उदास थी। अम्मा मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ ये तो है। अलिया आपने सर हिलाया। अम्मा ने शुक्र किया कि इसने मज़ीद कुछ पूछा ना पूछा। इस वक्त वैसे ही दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। तुम्हें पता है मिट्टू भी तुम्हें बहुत मिस करता है लेकिन मिस्टर खान भी तुम्हारी तरह मेरे मिट्टू से जलते, इसको कहीं भी ले जाने नहीं देते। मुस्कुराकर कहते आखिर में पूरा वो सा मुँह बनाया। हाँ हाँ तुम्हारा मिट्टू इस लायक ही नहीं है कि इससे प्यार किया जाए जब गुनाह हो तो। ज़रा सा हंसकर लहजे को खुशगवार बनाने की कोशिश की। दफ़ा दो तुम और मिस्टर खान तो मेरे मिट्टू से जलते हो कि मैं इसको इतना प्यार करती हूँ। अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोली, कौन जल रहा है तुम्हारे मिट्टू से मेरी जान। अंदर आता महाबीर इसकी आखिरी बात सुनकर बोला। इसकी बात सुनकर जहाँ हमामा ने मुस्कुराहट दबाई वही अली आपने बेचारी सी शक्ल बनाई। कोई नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी मुस्कुरा कर कहती खड़ी हुई। अच्छा लेकिन मुझे तो सुनाई दिया था किसी का नाम। एक बाजू इसके कंधे पर रखकर मसनूई हैरत से बोला, आप ये फिजूल बातें न सुना करें। अली आपने इसका हाथ हटाया। हमामा दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुमसे मैं रात को तफसील से फिजूल बातों से दूर रहने वाला लेक्चर लूँगा। फ़िलहाल बाहर चलें, सब वेट कर रहे हैं। एक नज़र से खूबसूरत सरापे को देखकर हमामा की तरफ मुतवज्जह हुआ जो सर झुका गई। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो मुझे बेझिझक मुझसे कहना। इसके सर पे हाथ रखकर तसल्ली दी तो अपने सगे भाई को याद करके हमामा की आंखें भर आई। ये सब इसको करना चाहिए था जो कोई और कर रहा था। अली आपका हाथ पकड़े वो रूम से बाहर आई। सुर्ख रंग का घेरदार पैरों तक आता हल्के काम वाला फ्रॉक, हल्का सा मेकअप और सिंपल से चूड़नी में दुपट्टा सर पे लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इस सितमगर की तरफ बढ़ी थी जो सबसे बेनियाज खड़ा था। एक नज़र इसको देखा तक नहीं था मम्मा का दिल डूबा। फरिया ने इसको सहारा देकर आशा के साथ बिठाया। इसके साथ बैठती एक कुछ हुआ दिल की धड़कन हद से ज़्यादा सवा थी। लेकिन वो तो लापरवाह बेनियाज बैठा रहा। एक दफ़ा देखने तक की ज़हमत न की। मम्मा का दिल रोया लेकिन आंखों में आंसू न आने दिया। अपने ठंडे यख हाथों को मोड़ती वो सुन सी बैठी रही। अपने साथ बैठे वजूद के दिल की धड़कन वो आसानी से सुन सकता था लेकिन कुछ भी कहना नहीं चाहता था। क्या कहता, कुछ था ही नहीं कहने को। बगैर किसी की तरफ देखे वो बैठा रहा। कुछ नहीं कहना था, किसी के सवालों के जवाब नहीं देने थे। रिफ़त बेगम से रस्म शुरू की तो बाकी सब ने भी इनकी तकलीद की। महाबीर और अली आप एक साइड पे खड़े थे। ये दोनों इतने उदास क्यों हैं? दोनों हाथों से इसके बाजू पकड़े इसके साथ लगी इन दोनों की थोड़ी शक्ल देखकर बोली। महाबीर ने इसको देखा जो गिरे और ब्लैक फ्रॉक में खूबसूरत सा हिजाब लिए बगैर किसी मसनूई आरइश के भी महाबीर के दिल में उतर रही थी। वो खुद भी ब्लैक सूट में मलबूस वजिया लग रहा था क्योंकि इनकी शादी हो रही है। अपना हाथ इसके हाथ पे रखा। लेकिन शादी में तो इनको खुश होना चाहिए। अलियाब ने उसको देखा। जी मेरी जान खुश तो होना चाहिए लेकिन हो सकता है ना वो दोनों अपनी फैमिली को मिस कर रहे हों। माँ ने प्यार से उसका गाल थपका। अलियाब ने सर हिला दिया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इसके कान में हल्की सी सरगोशी की। क्या सरप्राइज़ है? वो इश्तियाक से बोली गिरे आंखें चमक उठी थी और गालों में गड़े नजर आए। तमाम सब मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। अपनी बच्ची को खुश देखे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। ये तो रात को पता चलेगा। महाबीर इसकी एक्साइटमेंट पे मुस्कुराया। अभी बता देना प्लीज़। दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़कर बोली। नहीं मेरी जान रात को पता चलेगा और बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। महाबीर दिलकशी से मुस्कुराया। क्या चाहिए मैं अभी दे देती हूँ। आप बताएं ना क्या सरप्राइज़ है। छोटी सी बच्ची की तरफ ज़िद्दी हुई। मेरी बीवी बन जाओ मेरी जान। अब मज़े तुमसे दूर नहीं रहा जाता। जज्बात से भरपूर आज भी देता लहजा था कि लिए आपकी रील की हड्डी सनसना गई। इसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर चेहरा झुका गई। रंगत में सुर्खियाँ खुल गई। दिल में एकदम से हाथों में धड़कने लगा।
बोलो, इसकी थोड़ी सी पकड़कर चेहरा ऊपर किया था। नजरती पल के रुखसारों पे साया फगन गुलाबी लब कपवा रहे थे। चेहरा वापस झुकाती सन्नफी में आ गई। कितनी भी कोशिश के बाद वो इतनी हिम्मत नहीं ला पाई थी कि माबिर को कुछ बता पाती, और माबिर को बताए बगैर वो अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती थी। अभी भी एक धड़का लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कह ना दे, महावीर को कहीं और से पता ना चल जाए। पता नहीं सब कुछ पता चलने के बाद वो क्या करेगा। ये सोच ही जानलेवा थी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मोहब्बत माजी की वजह से कहीं खो जाए, वो मोहब्बत जिसकी वो आदी हो चुकी थी। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, तुम्हारी इन आँखों से मोहब्बत की है, जिस्म की चाह ना मुझे कभी थी और ना है, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। बहुत नरमी से इसका माथा लबों से छूकर बोला। अलिया के रग-रग में सुकून उतर गया था। कितना पुरसुकून लम्स था इस शख्स का। कुछ ही रस्मों के बाद सबने डिनर किया और मामा को हाशे के रूम में भेज दिया। आशे कॉल का कहता ऊपर चला गया। जमान साहब ग्रैंडपा के साथ जा चुके थे। माबिर और अलिया भी चले गए थे, बस घर के लोग ही बचे थे। रिफ़त बेगम ने भी कल शाम की फ़्लैट से वापस जाना था। इस घर में रहते सिर्फ कमरा ही चेंज हुआ था और शायद ज़िंदगी भी। क्या सोच रहे हो? वो तो सोचों में गुम हाथ में सिगरेट पकड़ा खड़ा था। फरिया शाह की आवाज़ पे चौंका। सिगरेट पाँव के नीचे पर इनकी तरफ मुड़ा। क्या बात है आशिर, मुझे भी नहीं बताओगे? इसकी सुल्का के देखकर इनके दिल को कुछ हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रहा चाची, मैं क्या करूं? आपकी बात मानी लेकिन मैं खुद उलझ गया हूँ। ये सब नहीं चाहता मैं। इनके गले लगकर गुलूकर लहजे में बोला। दिल कर रहा था माँ जैसी चच्ची के सामने सब कहते, दिल का गुबार निकाल दे, बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रख कर रो ले, लेकिन नहीं, वो मर्द था, मजबूत मर्द, वो रो नहीं सकता था। मुझे नहीं पता बच्चे, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो और क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है, जिस वजह से तुम इस रिश्ते से इनकारी हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस ज़ात ने ये परेशानी दी है वो ही इसका हल भी देगा। वो सब जानता है ना, तो सब ठीक कर देगा। तुम बस एक बार अपने रिश्ते को मौका दो। वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है। लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है। ज़रा सी बात पे वो खुश हो जाती और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें खामोशी से बर्दाश्त भी कर लेती हैं। तुम इसको शरारती और बातूनी नहीं कह रहे थे। अब ना तो वो कोई शरारत करती है, ना ही ज़्यादा बोलती है, बल्कि वो तो अब बोलती भी नहीं है। पहले मेरी मानी है, एक बार और मान लो, मुझे यकीन है तुम खुश रहोगे। जाओ बच्चे, अब कमरे में, वो इंतज़ार कर रही होगी। और एक बात याद रखना, मोहब्बत हो या ना हो, तुम इसकी इज़्ज़त करना। ये याद रख के कल तुम्हारी भी बेटी होगी। प्यार से उसके सर पे हाथ फेर कर चली गई। आशिक़ काफ़ी देर वहाँ खड़ा खुद से लड़ता रहा। बहुत हिम्मत करके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। बता देना अब क्या सरप्राइज़ है? जब से घर आई थी तब से यही रट लगाई हुई थी। ना खुद कुछ कर रही थी, ना इसको करने दे रही थी। मुझे क्या मिलेगा? लैपटॉप पे उँगलियाँ तेज़ी से चलाते पूछा था। आपको मैं कॉफ़ी बना के दूँगी और एक अच्छी सी पेंटिंग भी। गाल पे उँगली रखे सोचने के अंदाज़ में बोली। अच्छा, और अगर मैं मना कर दूँ ये लेने से और अपनी मर्ज़ी से कुछ माँगूँ तो? नज़र उठाकर इसको देखा, जो बाल खोले पिंक कलर के नाइट सूट में, चेहरे पे मस्नूई मासूमियत ले इसके सामने सरापा इम्तिहान थी। फिर मैं नहीं लेती सरप्राइज़, मुँह फुला के धप से बेड पे बैठी। मिट्टू का रूम में आना बंद था, वरना इस टाइम इसके साथ होता। ठीक है, कॉफ़ी पिला देना, लेकिन पेंटिंग मेरी पसंद की होनी चाहिए। इसका फूला मुँह देखकर मुस्कुराया। ठीक है डन, अब दें पर सरप्राइज़। जल्दी से उठ के इसके पास आती सोफ़े पे बैठी। माबिर ने एक फ़ाइल इसके हाथ पे रखे खोलने का इशारा किया। ये क्या है? हैरत से इसको खोलते पूछा। माबिर कुछ बोलता कि फ़ोन बजा। इसको खोलने के कहते उठकर बालकनी में आ गया। फ़ाइल के अंदर पेपर देखकर अलिया को 440 वॉट का करंट लगा। हाँ बोलो आखिर। एक नज़र इसको देखकर फ़ोन कान से लगाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। अभी कुछ वक्त रुक जाओ। अब सिर्फ माल पकड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी बड़ी मछली को भी पकड़ना होगा तभी कुछ होगा। आकिब ने काफ़ी अच्छी खबर सुनाई थी। हाँ मुझे पता चल गया था इसके आने का। नहीं अभी तो कुछ नहीं किया इसने, वो ठीक है, मैं देख लूँगा। संजीदगी से कहते फ़ोन बंद किया। वापस आते नज़र इस पे गई, जो मुँह खोले हैरत से पेपर देख रही थी तो लब मुस्कुराए। ऐसे ही तासुरात की तवक्को थी इससे।
आशिक के रूम में वो सुन सी बैठी थी। कुछ भी इस वक्त समझ नहीं आया था। पता नहीं क्या सही था क्या गलत था। दिमाग माफ हो गया था। अपना मामला वो अल्लाह पे छोड़ चुकी थी। अपने खाली हाथों को देखती पता नहीं किस सोच में घूमती कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दिल एकदम से धड़क उठा। गहरा सांस लेकर आशिक ने रूम में कदम रखा। सामने बेड पे वो सुर्ख फ्रॉक में बैठी थी। एक नज़र इसको और एक नज़र अपने रूम को देखा जो मोमबत्तियों से सजा बर्फसोस माहौल बना रहा था। भारी भारी कदम उठाता सोफे तक आया। कंधे से शॉल उतारकर सोफे पे रखी और नाइट सूट लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। इस कदर बेरुखी पे हमामा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बैठी आंसू साफ करती रही। उठने की हिम्मत ही ना थी। कुछ देर बाद आशिफ फ्रेश होके आया और एक साइड पे लेट गया। एक नज़र उठाकर उसको देखा तक नहीं जो इसके लिए बैठी थी। हमामा के मुंह से सिसकी निकली जिसे हाथ से इसने दबा दिया। आशिफ के दिल को कुछ हुआ लेकिन जब्त किए पड़ा रहा। जो होना था हो चुका। अब तुम इस बोझ से आज़ाद होकर सो सकती हो। कुछ कहने को ना मिला तो भारी आवाज़ में इतना बोलकर नाइट बल्ब ऑन किया। आंखों में आंसू लिए लब कुचलती अपना फ्रॉक संभाल कर उठी और चेंज किया। आशय की शॉल उठाकर कबर्ड में रखी और बेड के किनारे पर टिक गई क्योंकि सोफ़ा इतना बड़ा न था कि वो लेट सकती। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। एक तकलीफ में थी तो दूसरा भी तकलीफ में था। एक तकलीफ की वजह जानता था जबकि दूसरी बगैर किसी गलती किसी गुनाह के तकलीफ झेल रही थी। हमामा की आंखों से बहुत से आंसू निकलते तकिए में जब सो रहे थे। बदन हौले-हौले नज़र आ रहा था। वो खुशबाश रहने वाली लड़की थी, लेकिन खुशी तो शायद रूठ गई थी। इससे अपने मुँह पे हाथ रखे सिसकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ आशिक़ चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके आंसू आशिक़ की तकलीफ में इज़ाफ़ा कर रहे थे, लेकिन वो ज़ब्त की कड़े मराहिल से गुज़रता लेटा रहा। इसका खुद का जिस्म बुरी तरह से दुख रहा था। सर में दर्द की शदीद लहर उठ रही थी, लेकिन वो किसी से नहीं कह सकता था। हमामा तो रो के अपना दिल हल्का कर रही थी और वो तो रो भी नहीं सकता था। कुछ ही देर में हमामा की भारी सांसें सुनाई देने लगी। आशिक़ ने करवट लेके चेहरा इसकी तरफ किया। सुर्ख चेहरा, छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। नींद में भी वो हिचकियाँ ले रही थी। बंद आंखों पे आंसू ठहरे थे। सुर्ख लब बुरी तरह कुचले हुए थे। आशिक़ गौर से इसका चेहरा देख रहा था जो इसके दिल में बस गया था। जी, इसके दिल में बस गया था। आज या कल से नहीं, इसी वक्त से जब इसको पहली बार देखा था। लेकिन तब ये नहीं पता था कि वो इसकी मनहूआ, इसकी शरीके हयात है। लेकिन पहली मुलाकात में अपनी हरकत की वजह से आशिक़ को जज कर चुकी थी। वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन फिर जब किसी और से अपना निगाह याद आया तो आशिक़ पीछे हो गया। पहली दफ़ा वो आशिक़ के दिल में घर कर गई थी। इसकी हरकतें आशिक़ को गुस्सा दिलाती, लेकिन वो ज़ब्त कर जाता। चाचू से बात करके वो अपना निकाह पाकिस्तान में ख़त्म करना चाहता था, लेकिन फिर इसको वापस आना पड़ा। कुछ वक़्त से इसके सर का दर्द बहुत बढ़ गया था, तो वो पाकिस्तान से आने से पहले वो टेस्ट करवा कर आया था। फिर जिस दिन वो हमामा के घर गया था, इसको डॉक्टर की कॉल आई थी, जिसने अर्जेंट लंदन बुलाया था, तो आशिक़ को जाना पड़ा। फिर जो डॉक्टर ने बताया, वो आशिक़ के लिए नाकाबिले यकीन था। इसकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती थी। इसने इलाज शुरू किया था, लेकिन मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो सकता था। इसका एक ही हल था, ब्रेन सर्जरी। इसके बाद भी आशिक़ ज़िंदा रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसे किसी को भी नहीं बताया था और डॉक्टर को भी मना किया था किसी को बताने से। एक हफ़्ता मेडिसिन यूज़ की, लेकिन फिर गुस्से में आकर छोड़ दी और उसके अगले ही दिन हमामा आई तो पता चला इसकी मनहूआ है। आशिक़ किस्मत की सितम ज़ल्फ़ी पे करा कर रह गया। आह! क्या ज़ुल्म किया था किस्मत ने। मोहब्बत मिली भी तो ज़िंदगी की इतनी बेयकीनी में। क्या कहता वो और क्या करता, यूँ लग रहा था सब ख़त्म हो गया। जब कुछ ना समझ आया तो आशिक़ को गुस्सा आने लगा अपनी बेबसी पे, अपनी तकलीफ़ पे। और वो गुस्सा हमामा की बातों और शरारतों पे निकल जाता। अगर ये ना हुआ होता तो वो बहुत एंजॉय करता, लेकिन होना तो वही जो किस्मत में लिखा है, जो अल्लाह को मंज़ूर हो। अपनी ज़िंदगी की बेयकीनी की वजह से वो हमामा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। इस पर गुस्सा करके इसको धुतकार कर खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन शायद ये भी किस्मत में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि अगर इसको कुछ हुआ और उसकी वजह से हमामा की ज़िंदगी तबाह हो। वो नहीं चाहता था इसकी वजह से हमामा को कोई दुःख हो। मज़बूत रिश्ते बनने से पहले वो ख़त्म करना चाहता था कि थोड़ी तकलीफ़ के बाद वो सब भूल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो तो उसको अपने रूम में बसा चुकी थी। बहुत कोशिश के बाद भी जब अलहदा ना हो सका तो चुप साध ली, जिसने हमामा को भी चुप लगा दी।
जानता था वो कि इसकी वजह से ऐसी हो गई है, इसकी वजह से तकलीफ़ में है, लेकिन क्या कहता अब किसी से कि वो मरने वाला है, कैसे कहता अब, कैसे अपनों को अपनी आँखों के सामने तकलीफ़ में देखता। अभी तो सिर्फ़ एक इंसान इसकी वजह से तकलीफ़ में था, फिर सब तकलीफ़ में होते तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाता इन सब को, तो वो तो वक़्त से पहले ही मर जाता। जो कुछ ना हुआ तो थक हार कर चाचू की बात माननी पड़ी और उसकी मनचाही ना चाहते हुए भी इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। काश के ना होता ये सब, कितना खूबसूरत होता, कितनी हसीन ज़िंदगी होती है अपनी मोहब्बत के साथ। लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या-क्या करते हैं, और वो एक वो है जो मोहब्बत मिली भी तो कैसे वक़्त पे। इसका खूबसूरत चेहरा देखते आशा का दिल कर रहा था कि सब कुछ बस मुश्त डाल कर इसको अपना ले, छुपा ले इसको खुद में, इतने दिन जो इसको दुःख दिया, इसका बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से मदावा करे, लेकिन फिर वही सोचकर साँप की तरह उसको डर जाती कि इसको अपना आदी करके मोहब्बत देकर अगर तुम चले गए तो क्या होगा इसका? तब वो कितनी अज़ियत में होगी, इसमें कौन इसको प्यार से सँभालेगा? अभी तो शायद वो भूल जाए, लेकिन बाद में क्या भूल सकेगी? क्या अपनी मोहब्बत को भूलना इतना आसान होता है? नींद में भी इसकी आँखों में आँसू बर्दाश्त न हुए, ज़रा-सा इसके करीब होते अपने लबों से इसके आँसू छून लिए। इसका लम्स पाते इसके चेहरे के तासुर बदले, शायद इसको महसूस कर चुकी थी। इसके जागने के डर से जल्दी से पीछे हुआ और उसके आँखों के रास्ते दिल में उतरने लगा। अपनी तकलीफ़ भुला चुका था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? इसको बुत बना देकर पास बैठते पूछा। ये झूठ है ना? सब में से हलक से आवाज़ न निकली। नहीं मेरी जानी, 100% सच है। नहीं यकीन तो ये पढ़ लो, साफ-साफ लिखा है कि परसों तुम यूनी स्टार्ट करोगी। इसका उंगलियों से छूते प्यार से बोला, प्लीज़ मैंने नहीं जाना, आप इसको कैंसिल करवा दें प्लीज़। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, मेरी हर बात मानते हैं ना प्लीज़। मासूम सी सूरत बना के मिन्नत की। अब ये कैंसल नहीं हो सकता, तुम्हें पढ़ना है आगे और अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिपेंडेंस होना बनना है। नफ़ी में सर हिलाते मापी ने इसकी रिक्वेस्ट रद्द की। नहीं, नहीं, मैं नहीं पढ़ूँगी। आपको पता है मुझे कितना मुश्किल लगता है पढ़ना। इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतना सारा काम करना पड़ता है, सुबह को उठकर कॉलेज भी जाना पड़ता है और तो और टीचर की डाँट भी सुननी होती है। देखिए मिस्टर ख़ान, मैं नहीं पढ़ सकती। अगर मैं चली गई तो मिट्ठू का क्या हुआ? और वैसे भी मैंने पेंटर बनना है, पढ़ के क्या करूँगी? हाथ नचा के तेज़-तेज़ बोलती हुई माँ को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। मिट्टू को जैसे ही देख लेगी, तुमने पढ़ना और पेंटर तुम पढ़ने के बाद भी बन सकती हो। हमामा भी तुम्हारे साथ ही हो। जल्दी से मुस्कुराहट दबाकर बोला, नहीं ये ज़ुल्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने नहीं पढ़ना। मुँह का डिज़ाइन बिगाड़ कर थोड़ा ज़ोर से बोली, ठीक है अगर नहीं जाना तो मत जाओ, फिर मेरी बीवी बन जाओ। मैं सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारी स्टडी की वजह से टाइम दे रहा था, लेकिन अब तुम पढ़ना ही नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं, मेरा ही फ़ायदा है इसमें। इसके हाथ से पेपर लेकर फाइल में डालते संजीदा सा बोला था। इसकी शक्ल देखकर हंसी बड़ी मुश्किल से दबाई थी। मिस्टर खान ये गलत बात है, आप हर बार ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस बार भी इसकी धमकी सुनकर वो गुस्सा हुई थी। मेरी जान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे हक में, बेहतर है कि मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर तुम मुझे नहीं रोक सकती। तपिश नज़रें इसकी बिखरे सरापे पे डाली। मकसद सिर्फ ये था कि वो इसकी बात मान ले। इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर घबराती नज़रें झुका गई। इसकी नज़रें पहले कब वो बर्दाश्त कर पाई थी जो आज कर पाती। प्लीज़ ना, मुझे नहीं पढ़ना, सारे झाँकी मासूमियत चेहरे पे सजा के बोली कि एक पल को महावीर को की तरह सा किया। लेकिन फिर ज़मान साहब की बात याद आई कि वो पढ़ाई से भागने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, पढ़ना है तो ठीक, नहीं तो सँभालो घर भी और घरवाला भी। मुझे पता था आप भी बाकी सब जैसे होंगे, मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ गए हैं सब। जिसको देखो यही कहता है पढ़ लो, पहले बाबा और अब आप भी। आप तो दोस्त हैं मेरे, आपको मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन नहीं आप भी मुझे पढ़ा-पढ़ा कर पागल करना चाहते हैं। ज़रूर आपको बाबा ने कहा है जो मुझे पढ़ाने को, हाय अल्लाह मैं क्या करूँ? सब मेरे पीछे पड़ गए, मुझ मासूम किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये पढ़ाई वाला ज़ुल्म कर रहे हैं मुझ पे, अल्लाह जी बचा लो। अलिया अब नज़र न आने वाले आँसू साफ़ करती ऊँचा-ऊँचा बोल रही थी। महावीर इसकी दुआएँ सुनता मुस्कुरा रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता ही सही लेकिन वो ठीक हो रही थी। महावीर के साथ वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी। अब यूनी में देखना था कि वो लोगों का सामना करती है, ये पहले की तरह डर जाएगी। जब दुआओं का कोई असर न हुआ तो मुँह घुसुड़ती बेड पर जाके बैठ गई।
सुन ले मिस्टर जालिम खान, मैं बात नहीं करूँगी, मुँह बिगाड़ कर कहती कंफर्ट में घुस गई। नया नाम सुनकर माबिर की मुस्कुराहट गहरी हुई, लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा और चलता बेड पे आया। ठीक है मिसेस खान, तुम न करना बात, मैं खुद कर लूँगा, गंभीर आवाज़ में कहते इसको बाहों में भर लिया। छोड़े मुझे मिस्टर जालिम खान, मैं नाराज़ हूँ। इसकी पकड़ वो फड़फड़ा कर रह गई। शराफत से सो जाओ अली जान, मेरे सोए हुए जज्बात जाग गए तो फिर तुम्हारी नींदें हराम हो जाएंगी। बोझल आवाज़ में सरगोशी करते इसके कान की लो को हल्का सा दांतों में दबाया। अली आपकी रीढ़ की हड्डी सनसना गई। जल्दी से आंखें बंद कर ली गई, सच में अपने कहे पे अमल न कर दे। माबिर इसकी हालत देखकर मुस्कुराता इसके माथे पे लबरब आंखें बंद कर किया। सुबह आशिक की आँख खुली तो रूम खाली था। टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। ओह! लेट हो गया। जल्दी से वॉशरूम में घुसा। कुछ देर बाद तैयार हुआ बाहर आया। लैपटॉप बैग उठा के जाने लगा कि दरवाज़ा खोलकर हमामा अंदर आई। हाथ में कॉफ़ी का मग था। इसको देखा आशिक को कल का वाक़या याद आया, लेकिन फ़िलहाल इसका हमामा से बात करने का कोई इरादा न था। इसका वजूद आशिक को कमज़ोर कर रहा था। इसको नज़रअंदाज करके जाने लगा तो हमामा बोली, आशिक नाश्ता तो कर लें। नहीं करना, बगैर मुड़े कहता जाने लगा तो फिर इसकी आवाज़ आई, क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? इसकी आवाज़ नम थी या शायद वो रोई थी। फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगी, कह के रुका नहीं था। बात का पस मंज़र और उसकी अज़ियत वो ही जानता था। हमामा की आंखों में किरचियाँ सी चुभने लगी, पलकों पे ठहरा आंसू गाल पे लुढ़क गया। हारे हुए अंदाज में बेड पे बैठी। मत करें आशिर ऐसे, आपकी बेरुखी मार रही है मुझे, इतना बड़ा तो मेरा कसूर भी नहीं। जितनी सज़ा दे रहे हैं, बिखर रही हूँ मैं, सिमट ले मुझे इससे पहले कि देर हो जाए। इतना बेमोल मत करें मेरी ज़ात को, नहीं सह सकती इतना सब मैं। शिकस्त फ़र्दा सा लहजा था। दरवाजे पे रुके आशिर कोई अल्फाज नेज़े की तरह लगे थे। वो तो फूट टूट कर बिखर चुका था। इसको कैसे सँभालता? जिस इंसान को ये पता चल जाए कि किसी भी वक्त वो मर सकता है, वो कैसे ठीक रह सकता? मौत तो फितरी है, हर ज़ी रूह ने मरना है, लेकिन सबको ये नहीं पता होता कि इसकी मौत करीब है, ये वो मरने वाला है। जब से इसकी आंखें सुर्ख पड़ गई, इससे पहले कोई इसको यहाँ देखे, वो लंबे डंग भरता चला गया। पीछे हमामा अपनी बेबसी पे सिसक उठी। सलाम साहिब, साजिश दांत निकाल कर बोला। बोलो क्यों फ़ोन किया? सिगार का गश भरते बोला। इस वक्त वो नाइट सूट में था, नज़र सामने ही बेड पर नाजेबा लिबास में बैठी लड़की पे थी। शक्ल से वो कोई गोरी लग रही थी। साईं दोबारा से माल का बंदोबस्त किया, लेकिन अभी कम है और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। बाकी का माल कहाँ से पूरा करूँ? कितने पैसे चाहिए? और भारी आवाज़ में बोला। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 25 करोड़। साजिद ललचा कर बोला। हम तुम ऐसा करो, वहाँ किसी से राब्ता करो, मैंने यहाँ भी अपना ठिकाना ढूंढा है। उम्मीद है कुछ दिन तक मस्बत जवाब मिलेगा। पुरजोश नज़रें लड़की पे जमी हुई थी। ठीक है साईं, जो आपका हुक्म, साजिद अदब से बोलता फ़ोन बंद कर दिया। साजिद साईं, आपने झूठ क्यों बोला? हमें सिर्फ 10 करोड़ ही चाहिए थे। वहाँ बैठा एक नौजवान लड़का बोला। चुप कर झूठ के बच्चे, सारा काम हम करें, माल हम लेकर आए, इसको पहुँचा के भी हम आते हैं और पैसे सारे वो बुढ़ा ले जाता है, टांगे कबर में है और पैसे के पीछे पड़ा है। मेरा तो दिल करता है इस बेस्ट को बता दूँ सब और इसका किस्सा ख़त्म हो, लेकिन वो जितना ख़तरनाक है, मुझे भी साथ ही मार डालेगा। साजिद मूड ख़राब से बोला। पर साजिद साहिब, बेस्ट तो इनको मारता जो गलत काम करते, फिर सबने इसको बदनाम क्यों किया हुआ है? इस लड़के को शायद कुछ पता नहीं था। हमारा जो बॉस है ना, बड़ा ही बुज़दिल है। अपना किया सब बेस्ट के मत्थे मल देता है। बॉस जानता है बेस्ट कौन है, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस जब देखो इससे छुपता रहता है। साजिद गुस्से से बोला था। कौन है बेस्ट? लड़का तजस्सुस से बोला। अबे यार, मुझे तो सिर्फ नाम पता है, देखा तो मैंने भी नहीं है, बस बॉस को नाम बताया था तो वो जान गए थे। इनको पता है कौन है। साजिद ने हराम मशरूम मुँह से लगाया। लड़के ने सर हिला दिया। शक्ल से काफ़ी शरीफ लग रहा था। कल का पूरा दिन कुछ भोजन सा गुजरा था। रिफ़त बेगम वापस चली गई थी। कुछ दिन तक माशा और फरिया भी जा रहे थे। इनका वहाँ बिजनेस था जिसको देखना था। हमामा भी कल से यूनिट शुरू कर रही थी। आज आशिश से बात करने वाली थी वो। किचन के काम से फारिग होकर रूम में आई तो आशिश बैठा लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। हमामा को पता नहीं चल वो कब आया, घर आया, खैर सोचे झटक तीस तक आई। आशिर उसको रूम में आता देख चुका था, समझ रहा था वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन अपना काम करता रहा। आशिर, मुझे कुछ बात करनी है, बड़ी हिम्मत से बोली। सुबह के बाद इसको बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
आशिर ने मैं सर हिलाया। वो मुझे कल से यूनी ज्वाइन करनी है। दोनों हाथों की उंगलियां मोड़ती नजरें झुकाई हुई बोली, कर लेना। एक नज़र इसके झुके सर को देखकर वापस लैपटॉप पर नजरें गाड़ दी। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मुझे रास्ते नहीं मालूम। नम आंखों से इल्तिजा की। इस तरह से कहना इसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी क्या करती? कमाल ऐसा तो कह नहीं सकती थी। जो भी था, अब बस यही सितम घर इसका सब कुछ था। मैं ड्राइवर से कह दूंगा। आज वो नॉर्मली बात करता, लहजा भी नरम था। शायद खुद से लड़ते लड़ते वो भी थक चुका था। हम मोहम्मद सलील आगे चली गई तो आशिफ ने दरवाजे को देखा और ज़ोर से लैपटॉप बंद किया। इससे इस तरह का सलूक करना मुश्किल था, बेहद मुश्किल। पहले वो इससे दूर रहकर रह सकता था, रूम भी बंद करके बैठ सकता था, लेकिन अब वो हर पल इसकी नज़रों के सामने रहने रहने वाली थी। कैसे नज़रअंदाज करता इसको? उसकी बीवी थी, इसकी मोहब्बत थी। सर हाथों में गिराया और तबीयत शायद ख़राब हो रही थी।